हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो सबसे पहले ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल होती है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितना टाइम है। ठीक है, बाकी हर सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं कितने कितने मार्क्स के हैं, ये सब डिटेलिंग है। तो सब्र से सबसे पहले ये डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले 14 क्वेश्चन हम पिछले 3 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यानी आपको ये स्टेटमेंट दोनों ध्यान से पढ़ना है और सही ऑल्टरनेटिव बताना है। ये 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म और 1991 paved the way for the liberalization of Indian economy। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। यानी गवर्नमेंट ने जो इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था प्राइवेट सेक्टर पे, तो 1991 का जो रिफॉर्म था उसके बाद वो जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। ये कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू टू कह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि दोनों फॉल्स है, या एक सही है एक फॉल्स है, या पहला गलत है दूसरा राइट है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म पता होना चाहिए। 1991 में एक मेजर चेंज आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया था, जिसे 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है, या जिसे एनईपी भी कहा जाता है। एनईपी मतलब क्या होता है? वैसे आजकल तो जिसकी चर्चा है एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में एनईपी मतलब क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली क्या था? ये बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट के रेगुलेशन कह लीजिए आए थे, जिससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो वही जो 1991 में न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे, वही थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का। इसमें बहुत ही मेजर फंडामेंटल चेंजेस किए गए थे, जिसके तहत एलपीजी आया था। वैसे ये सब टॉपिक मैं अपने लेक्चर वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हैं। तो एलपीजी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया था गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, जिसके तहत एलपीजी लाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने में? 1991 में क्यों लाया गया? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था उस टाइम 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर था इंडिया का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और गवर्नमेंट पे बहुत डेप्ट हो गया था, गवर्नमेंट पे बहुत कर्जा हो गया था, फिजिकल डिफिसिट बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसी रीजन से फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत थी। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। ठीक है, जिसके तहत एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो मैंने अब काफ़ी कुछ बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, इसमें लिखा है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 पेव्ड द वे फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हाँ, 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, इसके तहत इंडियन इकोनॉमी को क्या किया गया? लिबरल, ठीक है, यानी उदारवादी, लिबरलाइज किया गया इंडियन इकोनॉमी को। और जो प्राइवेट सेक्टर पे इतने सारे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया गया। तो ये दोनों ही काम हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ।
क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 12 के बच्चे मुझसे अधिकतर पूछते रहते हैं मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए, सैम्पल पेपर की हुई अच्छी बुक बता दीजिए। तो ये है, मैंने वैसे बहुत सारी बुक्स रेफर की बट मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये है ओसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर की बुक है, ठीक है, क्लास 12 कॉमर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात है इस एक बुक में ना क्लास 12 कॉमर्स के जो पूरे 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, देखिए अब एग्ज़ाम दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सैम्पल पेपर लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अभी आप किस लेवल पे है और आपको अभी कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। तो ये एक सैम्पल पेपर की बुक है जो आप रेफर कर सकते हैं। इस एक बुक से आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना कॉमर्स के क्लास 12 के, वो सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये सैम्पल पेपर बुक की मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। इसके साथ ही इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ ये ओसवाल वालों का एक वेब पोर्टल भी है, ठीक है, जो है oswal.io के नाम से ये वेब पोर्टल है। इसको भी एक बार आप विजिट करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि आप सैम्पल पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आप जब इस पे जाएंगे oswal.io पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, तो यू कैन अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप टेस्ट देंगे ना इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा फ्रॉम एक्सपर्ट से चेक करा के वो आपको रिजल्ट भी देंगे आपकी मेल आईडी पे। और इसमें जो आप आईडी अपनी क्रिएट करेंगे उस पर आपका रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सैम्पल पेपर बुक से भी लगाइए, प्लस ये जो पोर्टल है इस पे भी जा करके जितने ज़्यादा हो सके ऑनलाइन सैम्पल पेपर करिए यहाँ से, ठीक है। सैम्पल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए, अगर आप सीरियस हैं तो। सीरियस नहीं भी हैं तो सीरियस हो जाइए, ठीक है, जितना ज़्यादा है ज़्यादा सैम्पल पेपर लगा सकते हैं वो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जीएसटी तो आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पता है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक। तो जीएसटी के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं हूं बताने के लिए, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, वैसे जीएसटी पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, आप रेफर कर सकते हैं, बट चलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है, लेकिन जीएसटी क्या है, इट इज एन सिंगल, ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया है, ठीक है। और जीएसटी कह लीजिए एक बहुत बड़ा एक मेजर टैक्स रिफॉर्म था इंडिया में। जब जीएसटी आया, कब आया था, 1 जुलाई, जीएसटी वैसे कब आया था, 1 जुलाई। ईयर कौन सा था, ईयर था 2017, ठीक है। तो जीएसटी इम्पोज हुआ था 1 जुलाई, मतलब लागू कह लीजिए कब से हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और ये इंडिया का बहुत मेजर सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म था, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म था, जिसके तहत जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, जीएसटी आने से पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, जैसे वैट था, ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्सरसाइज टैक्स था, बहुत सारे टैक्स थे। तो इन सबको क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं इनको क्लब करके बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये कब आया था, 1 जुलाई 2017 में। और ये जीएसटी 3 टाइप का होता है, कौन सा, सीजीएसटी, एक मिनट, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो ये 3 जीएसटी टाइप है जीएसटी के, ठीक है। तो अब मैंने काफी कुछ बता दिया है, तो मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए एक बार सब चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जीएसटी जो होता है इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट अक्रॉस ऑल स्टेट। तो हाँ सही बात है, जीएसटी के तहत जो टैक्स रेट है दैट इज वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म, मतलब एक टैक्स रेट लगा सारे स्टेट पे, तो ये सही है। अगला क्या है, इट इंश्योर्स बेटर टैक्स कंप्लायंस एंड टैक्स कलेक्शन। तो हाँ जीएसटी की वजह से टैक्स कंप्लायंस बेटर हो गया और टैक्स कलेक्शन भी बेटर हो गया, तो ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन सबज्यूम्ड बाय इट।
तो बताइए, ये तो डाउटफुल केस हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी डायरेक्ट टैक्स थे और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको जीएसटी में मतलब सबस्यूम मतलब सम्मिलित कर लिया गया। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डी जीएसटी क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहाँ पर डायरेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हमें रॉन्ग ही ढूंढना था ना कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्या है, इट इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाँ, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी किस पे लग रहा है, गुड्स पे लग रहा है, सर्विस पे लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यानी आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग which of the item would appear on the credit side of capital account of balance of payment in India? ओके, बीओपी का क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आपको डिटेल में समझना है तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अच्छा, ये चारों ऑप्शन आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया मतलब अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं, इंडिया के सिटीजन का, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाहर की कंट्री के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस में होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ऑफ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे हर साल बनता है ये, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, करंट अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और एक खास बात है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे। अकाउंट्स पढ़ा है ना, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल बोरोइंग है, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल असिस्टेंस है, मदद की जा रही है, ठीक है, वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, और अगर मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड की बात करूं तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग आउट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अगर बाहर जा रहा है, गोइंग आउट, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अगर आ रहा है, कमिंग इन, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, बेसिकली क्या है, अगर परचेज ऑफ एसेट है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, अगर परचेज ऑफ एसेट है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। और अगर सेल ऑफ एसेट है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ठीक, तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है कि बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर बाहर की कंट्री से अगर कुछ बोरोइंग की गई है तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना इंडिया में, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले तो आपको इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा नहीं सही है, नॉट करेक्ट है, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ यानी खुद से, हेल्प यानी मदद करने वाला ग्रुप। ठीक है, यानी वो ग्रुप जो खुद से, यानी वो ग्रुप यानी कलेक्शन हो कुछ लोगों का जो एक दूसरे की मदद कर रहे हो। ठीक है, तो वही मतलब है, इट इज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है लोगों का जो साथ में आते हैं ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशन, एक दूसरे की मदद कर सकें और अपनी लिविंग कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप।
और ये जो लोग होते हैं ना, जनरली इनका सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, इनका सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिमिलर होता है, ये एक जैसे लोग होते हैं। ठीक है। और ये जनरली एनजीओज की हेल्प से, गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प से ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं और जो भी इनके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। पहला और दूसरा, दो इंपॉर्टेंट पर्पस है। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कि ये जो ग्रुप होते हैं ना, इट ऑफर्स कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ये कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जिनको जनरली बैंक से आसानी से, जिनको लोन नहीं मिल पाता है, उन्हें बिना कोलेट्रल फ्री, यानी उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कुछ कोलेट्रल में रखना नहीं पड़ता है, कोलेट्रल फ्री उन्हें लोन मिल जाता है। और स्पेशली उन लोगों को मिल जाता है जिन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पर्पज से इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो पर्पज है सेल्फ हेल्प ग्रुप का इज विमेन एम्पावरमेंट। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण, उसके लिए भी ये काम करते हैं। विमेन्स को इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है। ठीक। तो अब मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है, तो अब आप मेरे ख्याल से ये चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है कि ये जो ग्रुप मेंबर इन नीड ऑफ फंड कैन बोरो एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सही बात है, जो ग्रुप मेंबर होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो ग्रुप मेंबर होते हैं, ये बोरो कर सकते हैं फंड एट वेरी नॉमिनल, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जिन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता वो बहुत कम रेट पे बोरो कर सकते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, बोरोइंग इन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन फॉर कंजप्शन पर्पज। तो हाँ, ये भी सही है कि ये जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है, इसमें बेसिकली कंजप्शन पर्पज से ही बोरो किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, ये जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है, इट हैज हेल्प मेन इन रूरल एरियाज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये जो सबसे पहले तो मैं ये आपको, ये वर्ड बार बार आ रहा है, मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। देखिए, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम मतलब होता है कि वो, कह लीजिए, क्रेडिट यानी उधार या वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो पुअर पीपल को प्रोवाइड की जाती है बाय दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है पुअर पीपल को ना, उसको कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। तो ये जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है, ये हेल्प करता है मेन इन रूरल एरिया टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये डाउटफुल है, ये नहीं होगा। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अपने माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के थ्रू मेन नहीं, विमेन, बताया ना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करता है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो विमेन जो है रूरल एरिया की, इनको सेल्फ डिपेंडेंट या कह लीजिए इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे मेन नहीं, अगर विमेन होता तो ये सही होता। ठीक। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, वैसे हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बट एक और है, पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज फेल्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द नीडी पीपल इन द रूरल एरिया। यानी जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, यानी जो बैंक से जो लोन मिलता है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, जो रूरल एरियाज के जो नीडी पीपल है उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो हाँ, ये सही बात है। तो इसीलिए इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनका काम क्या है, उन लोगों की हेल्प करना। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन समझ में आ गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए, आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर वीडियो में अब हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ तक कर लिया, 18 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।